नमस्कार। आज का जो सेशन है ये प्रतियोगिता दर्पण सीरीज का नेक्स्ट सेशन है। अब तक हम लोग जनवरी डिस्कस कर चुके हैं, फरवरी डिस्कस कर चुके हैं और अब मार्च को डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो मैं स्पष्ट कर दूं ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। यदि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को अभी एक साथ आप लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि फिर लंबा समय एक ही मैगजीन ले लेगा। देखिए, सबसे बड़ा समय प्रबंधन है। अभी यदि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके चलेंगे तो जो समय है एक मैगजीन के साथ वो ज़्यादा बिताना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा? हम उसी में फंस के उलझ के रह जाएंगे। हमें क्या करना है? मूव ऑन करना है। तो हम थॉरली पढ़ते जाते हैं। ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली अस्मरणीय तथ्य, ये शब्द मैं जोड़ना इसमें भूल गया, मैं स्क्रीन में ही जोड़ देता हूँ। मोस्ट मेमोरेबल फैक्ट पे बात करेंगे। अब मार्च जो है पूरे वर्ष भर के इंफॉर्मेशंस का मेन सबसे बड़ा महीना होता है, क्योंकि उस समय सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है और भी कई चीज़ें आती हैं। तो अब जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज, हम ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे नहीं जाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट हम पढ़ा रखे हैं। 2023 का इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा रखे हैं और 2023 का बजट भी पढ़ा रखे हैं। नहीं तो एक समरी, उसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स केवल उसको वीडियो लेके एक बार आ जाएंगे। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे? दो चीज़ों पे आज इस सेशन में हम बात करेंगे, और एक चीज़ होगा हमारा राष्ट्रीय और दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय। सिर्फ इन्हीं दो मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। इनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ उसकी, मेरा काम यही है आपके लिए इम्पोर्टेंट चुन देना, बस। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय मुद्दे पे। जब हम मार्च का प्रतियोगिता दर्पण देखते हैं तो मार्च के प्रतियोगिता दर्पण की शुरुआत होती है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन से। एक बात सबको पता है कि जो गणतंत्र दिवस होता है उसमें कौन संबोधन देते हैं? राष्ट्रपति। और जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसमें कौन संबोधन देते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कहाँ से संबोधित करते हैं? अपने राष्ट्रपति भवन से। और जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ से? लाल किले के प्राचीर से। तो जो संबोधन राष्ट्रपति जी ने दिया, क्या वहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्यों बन सकता है? सबसे बड़े पद, सबसे बड़ा राष्ट्रीय संवैधानिक पद है, वहां से किन किन मुद्दे पे उन्होंने कहा, किन किन मुद्दे की चर्चा की उन्होंने। तो ये 74वां गणतंत्र दिवस था। ये भी एक पीटी का क्वेश्चन है। जो 2023 का गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी का, वो हमने बोला ना मार्च में हम फरवरी पढ़ेंगे। हमेशा जो प्रतियोगिता दर्पण होता है आगे चलती है। मार्च के प्रतियोगिता दर्पण में हम जो न्यूज़ पढ़ेंगे वो किस महीने का पढ़ेंगे? फरवरी का। तो 26 जनवरी और फरवरी दोनों का पढ़ेंगे। तो 26 जनवरी को 2023 को राष्ट्र के नाम संबोधन जो दे रही थी द्रौपदी मुर्मू जी, पहला टॉपिक वही है। तो हम उस टॉपिक पे दो चार पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? राष्ट्र के नाम संबोधन, यानी 26 जनवरी 2023 और गणतंत्र दिवस है। और गणतंत्र दिवस समारोह में जो लास्ट गणतंत्र दिवस समारोह होता है वो दोनों के लिए, यूपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। तो इस समारोह में दो बातें देखनी है। पहली बात ये देखनी है कि अतिथि कौन थे, और दूसरी बात ये देखनी है कि गणतंत्र दिवस में जो भाषण देते हैं, कौन भाषण देती हैं? भाषण कौन देता है गणतंत्र दिवस में? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से जो भी मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? क्या और किस हिस्टोरिकल मुद्दे की बात कर रहे हैं? मुख्य बातें, हमको लगता है 3-4 बातें हैं जो उनकी चर्चा उन्होंने की। अतिथि कौन थे सर? अतिथि कौन थे? अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ये थे ना? हाँ, हेलो, हाँ वही बीसी के ऑफिस में। तो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि जो अतिथि थे वो कौन थे? माफ कीजिएगा, एक कॉल आ गया था।
अतिथि जो थे वो थे मिस्र के थे ना राष्ट्रपति, क्या नाम था? 2-3 बार इसको जानना है। अब्दुल फतेह अल सीसी था। हाँ, अब्देल था, अब्दुल नहीं, अब्देल। हाँ, रिवीजन करते रहने पे ही याद होगा। तो अब्देल फतेह अल सीसी। और राष्ट्रपति के अभिभाषण की मुख्य बातें क्या थी, उस मुख्य बातों को भी ध्यान से आपको समझना है। क्या क्या मुख्य बातें थी? पहली बात, 74वां गणतंत्र दिवस समारोह था, तो ये जान लीजिएगा 74वां गणतंत्र दिवस समारोह था। एक ये बात है, 74 था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला संबोधन में महात्मा गांधी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए जो आदर्श दिया, उस आदर्श का जिक्र किया उन्होंने। अब गांधी जी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के उत्थान के लिए, जिसको सर्वोदय कहते हैं, तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया। तो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट की चर्चा की। पहली बात, सर्वोदय, गांधी जी के सर्वोदय के कॉन्सेप्ट की चर्चा की उन्होंने। दूसरी बात की चर्चा उन्होंने की कि राष्ट्रपति ने कहा भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है और संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिले मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं है। यानी एक पॉइंट उन्होंने संविधान निर्माताओं के प्रति, चूंकि 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस होता है वो बेसिकली गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में ही मनाया जाता है, तो इसलिए उन्होंने उनके प्रति अपनी बात रखी। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की, देश की महिला सशक्तिकरण पे बात की। तो कौन कौन सी बातें थी? एक, सर्वोदय की बात थी, गांधी जी का सर्वोदय, गांधी जी के सर्वोदय पे बात की उन्होंने। दूसरा जो है संविधान निर्माताओं पर का धन्यवाद किया, यानी संविधान की बात की उन्होंने, ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने क्या की? तीसरा टॉपिक था उनका महिला सशक्तिकरण की दिशा में बात करते हुए उन्होंने महिला और पुरुष के बीच समानता, अब केवल नारे नहीं रह गए बल्कि दोनों को समानता मिला है, यानी महिला सशक्तिकरण पे बात की उन्होंने, महिला सशक्तिकरण, और उसमें भी जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता की बात की उन्होंने, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी की बात की, और जेंडर इक्वलिटी लिंक्स लैंगिक समानता लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, लैंगिक समानता की बात की उन्होंने। और चौथा पॉइंट जो उन्होंने बात की, नई शिक्षा नीति की बात की, नई शिक्षा नीति की बात की उन्होंने, ठीक है, नई शिक्षा नीति की बात की। और पांचवा उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग यानी पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के संदर्भ में उन्होंने G20 की अध्यक्षता में भारत की भूमिका पर बात की, यानी G20 की अध्यक्षता और ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन, ये सब मुद्दे पे उन्होंने चर्चा की है। तो ये सारे मुद्दे आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इन पर भी चर्चा की उन्होंने। पहला टॉपिक है और यहाँ से पीटी में आने के चांसेस प्रश्नों के एक ही हैं, 74वां था ये 74वां था कि 75वां था, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और उन्होंने सुखमय जीवन के लिए 2023 को पौष्टिक अनाजों का वर्ष, इस पर भी चर्चा की, जिस पे जब राष्ट्रपति फोकस कर रहा है तब बीपीएससी फोकस नहीं करेगा, तो इन्होंने भी, राष्ट्रपति ने भी फोकस किया है क्या, पौष्टिक 2023 को भारत के सुझाव पर यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, तो उस पर भी चर्चा किया उन्होंने, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की बात की, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय
मिलेट्स ईयर की बात की उन्होंने, और ये भारत के सुझाव से ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, यूएन ने घोषित किया है। तो इसमें भारत के सुझाव की चर्चा की कि भारत का क्या मतलब अचीवमेंट है। तो इस संबोधन के अंत में सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों की सराहना की, किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की भूमिकाओं की सराहना की, और साथ ही साथ एक जो शब्द दोहराया उन्होंने, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, एक और चीज जोड़ा, जय अनुसंधान। तो ये नया चीज जो जोड़ा उसको समझना पड़ेगा, जो नया क्या था। तो नॉर्मली जो है नारा जो प्रचलित था, अंत जो किया जय जवान उन्होंने कहा, दूसरा वर्ड लिया जय जवान के बाद जय किसान, जय किसान के बाद जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो टर्म जो भी हो, इन सारे टर्म को आप ध्यान में रखो और अपने उत्तर में कहीं जगह दो भाई। सबसे बड़ी बात, करंट इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आंसर्स में राष्ट्रपति के भाषण से यदि तुम कोई चीज उठा के अपने निबंध में डालते हो तो स्टैंडर्ड तो अच्छा बढ़ेगा कि घटेगा। राष्ट्रपति का संबोधन इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, इन मुद्दों की समझ बनानी जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दे राष्ट्रपति बता रहे, देश का राष्ट्रपति बता रहा है आपको कि ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, तो इन मुद्दों का मुख्य परीक्षा में तो बड़ा आपका योगदान रहेगा। तो चलिए, ये था गणतंत्र दिवस के परेड में राष्ट्रपति का भाषण, जिसपे बहुत डिटेल में फोकस है नेशनल करंट में, और मुझे लगता है कि ये यूनिक है। इस पे किसी का नज़र पड़ गया तो क्वेश्चन बना सकता है, नया जोड़ दिया है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इसको टुकड़ों में देखिए। सबसे पहले जय जवान जय किसान किसने नारा दिया? इसमें जय विज्ञान कौन जोड़ा है? हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा जय जवान जय विज्ञान, जय किसान के बाद जय विज्ञान। अब जय विज्ञान के बाद क्या जुड़ा? जय अनुसंधान। हाँ, मोदी जी बोले थे जय अनुसंधान। चलिए, राष्ट्रपति जी ने दोहरा दिया तो हम यहाँ से देखेंगे। चल आगे आगे देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है राष्ट्रीय नेशनल करंट का, वो है गणतंत्र दिवस परेड में देश की सांस्कृतिक सैन्य शक्ति के साथ नारी प्रदर्शन। यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। देखो, नारियों को सेना में, भारत में स्वतंत्र भारत और प्रतंत्र भारत की बात करें तो नारियों को सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने का एक सैनिक के रूप में मौका मिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अभी 26 जनवरी 2023 को जब 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो राजधानी दिल्ली में इसके लिए राजकीय कार्यक्रम जो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो एक पॉइंट यहां से निकल के आता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया गया। गणतंत्र दिवस तो सबको पता है, अब पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया गया, क्यों मनाया जाता है ये? हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो ये 23 जनवरी हो गया। और बोस जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती हो गया। ठीक है, एक और बात है, इस दिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है यानी पराक्रम दिवस, इसी दिन को वो अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को, निर्जन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं का नाम दिया गया। तो हम लोग ये तो पढ़े थे पिछले बार कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के आधार पर अंडमान निकोबार के जो निर्जन द्वीप हैं उन द्वीपों को नाम दिया गया, लेकिन उन 21 द्वीपों को जो नाम दिया गया वो इसी दिन दिया गया। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन 21 निर्जन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के आधार पर नाम दिया गया। एक और बात इसी दिन बदल के आया, जो परेड पथ है उसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। ऑप्शन तो रहेगा विजय पथ, क्योंकि मूवी बनी है, लेकिन आंसर नहीं होगा विजय पथ। ठीक है, तो जो परेड पथ है उसको कर दिया गया कर्तव्य पथ।
हाँ वही परेड पथ या राजपथ, आप राजपथ ही ज़्यादा याद रहेगा आपको। ठीक है, राजपथ पे ही परेड होता है, जनपथ पे नहीं होता है। ठीक है, तो राजपथ को कर्तव्य पथ है, पथ पद नहीं, कर्तव्य पथ नाम दिया गया। और पराक्रम दिवस के दिन ही 21 निर्जन द्वीप जो अंडमान के हैं उनको परमवीर चक्र विजेताओं का के आधार पे नाम दिया गया। एक और बात है, एक और परिवर्तन हुआ, मुगल गार्डन बहुत हो रहा था, अमृत उद्यान, तो मुगल गार्डन को दे दिया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे, उसको नाम क्या दिया गया, अमृत उद्यान। तो ऐसे क्वेश्चंस पीटी टेक ओवर करता है। पहले जो मुगल गार्डन हुआ करता था, राष्ट्रपति मुगल गार्डन अब क्या बन गया, अमृत उद्यान बन गया। आम लोगों के लिए खुलता है और दिल्ली वालों का मेन डेस्टिनेशन है ये घूमने जाने का, अमृत उद्यान हो गया। और अमृत उद्यान वाला नामकरण द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, जबकि कर्तव्य पथ वाला नामकरण मोदी जी ने किया। दोनों नामकरण में ध्यान रखना है, ये मोदी जी का देन और ये मुर्मू जी का देन। तो मोदी जी और मुर्मू जी दोनों के योगदान को आपको ध्यान में रखना है। और 26 जनवरी को ही ये सारे परिवर्तन हुए। गेस्ट तो नाम पता है, अब्दुल फताह नाम है ना, अब्दुल फताह, फतेह होना चाहिए, अब्दुल फताह अल सीसी। और एक दो पॉइंट और इससे निकल के आएंगे, जो जो निकल सकता है निकाल लो, कि कौन से राज्य ने कौन सी झांकी प्रस्तुत की और किसकी झांकी नंबर 1 पे आई। ये भी, इससे भी क्वेश्चन बन के आता है पीटी में। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से मैं पहले पूछ के देखता हूँ, यदि आप खुद ही बता दिए तो फिर टेंशन नहीं है कि आपको याद है। तो टोटल सेना के 144 जवानों की टुकड़ी आई थी मिस्र की सेना से। ठीक है, मिस्र की सेना भी आई थी और 144 जवान की छोटी टुकड़ी आई थी, और उन्होंने भी यहाँ विजय दल के विदेशी दल के रूप में परेड में शामिल हुई थी। ये भी एक यूनिक था, पहले ऐसा नहीं होता था। एक नया प्रयोग हुआ कि मिस्र की सेना से 144 जवानों की टुकड़ी भी आई थी और विजय दल के रूप में इस परेड में शामिल हुई थी। और इसमें न्यू इंडिया, नारी शक्ति, इन दो को ज़्यादा फोकस किया गया। स्वदेशी सैन्य उपकरण, यानी गणतंत्र दिवस का मेन अट्रैक्शन क्या रहा, तो गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य आकर्षण, गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य आकर्षण रहा, मुख्य फोकस जो रहा, गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी का मुख्य फोकस रहा, किस पे रहा मुख्य फोकस, एक, हाँ मुख्य फोकस रहा न्यू इंडिया पे। ठीक है, न्यू इंडिया, नारी शक्ति और स्वदेशी सैन्य उपकरण। न्यू इंडिया, नारी शक्ति और स्वदेशी सैन्य उपकरण। न्यू इंडिया, नारी शक्ति और स्वदेशी सैन्य उपकरण, इन तीन पे ज़्यादा फोकस रहा। इसके अलावा इसमें जो परेड हुआ, उस परेड में अलग अलग स्टेट के आधार पर भी देखेंगे कि किस स्टेट ने किस पर फोकस किया। ध्यान रखना है इन चीज़ों पे कि किसने कमान संभाली। जो महिला सैन्य दल थी और अग्निवीर इस बार परेड में शामिल हुए थे, तो वायुसेना का कमान किसने संभाला, नौसेना का कमान किसने संभाला और तटरक्षक का कमान किसने संभाला, ये सब जानना है। याद किए हैं, नहीं किए हैं ना, तो कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, हम दिला दे रहे हैं। वायुसेना का कमान परेड में, जो परेड हुआ, परेड में वायुसेना की कमान। नेशनल में तो देखो 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही होगा। नौसेना की कमान और तटरक्षक
कोस्ट गार्ड जो है की कमान। वायुसेना की कमान, नौसेना की कमान और तटरक्षक की कमान तो अलग अलग लोगों ने संभाला था। वायुसेना की कमान स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने संभाला था। सिंधु रेड्डी ने संभाला था। नौसेना की कमान किसने संभाला था? तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत, सब लेडीज ही थी। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने संभाला था। और तटरक्षक की कमान संभालने वाली महिला अधिकारी थी, उसका नाम नहीं दिया है तटरक्षक, बल्कि कॉन्जिडेंट का नेतृत्व भी महिला अधिकारी ने संभाला था। महिला अधिकारी का नाम नहीं दिया है। और इसके अलावा 2 महिलाओं का नाम तो दिया है, अग्निवीर भी इसमें शामिल हुए थे, ये भी दिया है। बाकी बस 2 ही नाम पर प्रतियोगिता दर्पण में दिया है। दूसरी बात, 23 झांकी का प्रदर्शन हुआ। 17 झांकी प्रदेश केंद्र शासित की थी, 6 झांकी अलग अलग राज्यों के मंत्रालय की थी। नारी सशक्तिकरण केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों ने नारी सशक्तिकरण को दिखाया था। नारी सशक्तिकरण पर फोकस करने वाले राज्य थे केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी इसी पे था। महाराष्ट्र, इन सबों ने नारी शक्ति पर फोकस किया था। केरल ने, त्रिपुरा ने, तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने और कर्नाटका ने, ठीक है, कर्नाटका भी, इन सब ने नारी शक्ति पर, सशक्तिकरण पर ही झांकी बनाई थी। और बाकी जो राज्य थे, ऐसे 7 ही राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था, झांकी मंत्रालयों ने झांकी में भाग लिया था। बाकी 23 झांकी का प्रदर्शन जो किया गया, हाँ, दोनों से राज्य और केंद्र शासित मिल के 17 झांकी और बाकी के जो 6 झांकी थे मंत्रालयों की थी, याद रखिएगा। तो नंबर 1 कौन आया भाई, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, कौन नंबर 1 आया इस पे? किसको नंबर 1 का दर्जा मिला? उत्तराखंड को। चेक कर लेता हूँ आपने क्या बोला। ऐसे 1-2 पॉइंट और दिख रहा है मुझे। एक पॉइंट इसमें बड़ा अच्छा डिस्कस किया है कि अयोध्या का जो, मतलब उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसमें अयोध्या का दीपोत्सव दिखाया गया था। और हरियाणा की जो झांकी थी उसमें भगवत गीता का डिजाइन, क्योंकि हरियाणा में ही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का पाठ की दिया था ना। भगवत गीता का प्रवचन कहाँ की जमीन पे दिया? हरियाणा, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र वाला है तो हरियाणा ने भगवत गीता दिखाया, उत्तर प्रदेश ने अयोध्या का दीपोत्सव दिखाया। असम की झांकी में अहोम योद्धा हैं एक लचित बोरफुकन। अब देखो, लचित बोरफुकन को कभी सुना है नहीं तुमने। और इस बार 26 जनवरी की झांकी में अहोम युद्ध हुआ था, अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह में भाग लेने वाला योद्धा नाम है लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन, अहोम योद्धा। एक और है, आंध्र प्रदेश की झांकी में प्रमला तीर्थम को दर्शाया गया था। तो 2 बातें एक्स्ट्रा आ गई यहां से। एक अहोम योद्धा लचित, नाम है लचित बोरफुकन को असम ने लचित बोरफुकन को दिखाया था। और आंध्र प्रदेश ने दिखाया था एक खास परेड का, मतलब वो झांकी दिखाया था प्रमला तीर्थम। जानना पड़ेगा थोड़ा सा इसके बारे में, प्रमला तीर्थम। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में यूपी अयोध्या का दीपोत्सव दिखाया था। क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं। अयोध्या का दीपोत्सव दिखाया था। और हरियाणा ने क्या दिखाया था? हरियाणा ने दिखाया था भगवत गीता। ऐसे प्रश्न पीटी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों पर एक नज़र, फरवरी से ये जून आ गया, जुलाई आ गया और नहीं डाले हैं तो बहुत बहुत ज़रूरी है डालना, क्योंकि 12 फरवरी को पीटी ख़त्म हुआ तुम्हारा, है ना। ये कब है? 12 फरवरी को हुआ है ना पीटी, 26 जनवरी का। तो जाहिर सी बात है 26 जनवरी वाला नहीं आया होगा 12 फरवरी वाले में, तो वो अगले में शिफ्ट हो सकता है। चांसेस है, कुछ चांसेस है, रिवाइज करके जाना है
ऐसे भी 1 साल का आपको याद रखना होता है, तो कम से कम इसको तो ध्यान में रखिए। और ये यूपीएससी बीपीएससी दोनों में पूछता है। प्रमला तीर्थम। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है नेक्स्ट, तो राजपथ जो पहले किंग्सवे कहलाता था उसको कर्तव्य पथ में बदल दिया गया। राजपथ का ओरिजिनल नाम किंग्सवे था एक तरह से इंग्लिश में, तो उसको बदल दिया गया। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। इतनी ही जानकारी 26 जनवरी के बारे में डिटेल में दिया हुआ था, तो मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया रिवाइज करने के लिए जो चीज़ें चाहिए। इसके जरूरी है ना ये चीज़। अब चलिए अभी पढ़ लेते हैं, डिबेट में ना पढ़ें, बस अभी फैक्ट पे फोकस करो, फैक्ट पे जितना ज़्यादा। पुरुषों के, अब हम बात करें, अगला जो टॉपिक इन्होंने बताया, पुरुषों के आईपीएल के बाद अब महिलाओं का भी प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है। प्रीमियर लीग से कोई क्वेश्चन आने को नहीं है, ठीक है। प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है, तो इससे हमको क्वेश्चन नहीं दिखता है। अगला है, देश के 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब नल से जल की आपूर्ति। इस पर बीपीएससी कई बार प्रश्न पूछी है, क्योंकि जो हर घर नल का जल वाला योजना जो है, वो योजना केंद्र सरकार भी चला रही है, हर घर नल जल बिहार सरकार भी चला रही है। तो ग्रामीण भारत के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को 2024 तक प्रत्येक घर को नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था, 24 तक, ठीक है। अभी जनवरी 2023 तक 11 करोड़ से अधिक परिवार के घर में नल की जल की आपूर्ति हो चुकी है, यानी 24 के पहले ही ये पूरा हो गया। 19 में जो सोचा था कि 24 तक पूरा करेंगे, वो 23 में ही पूरा हो गया, तो एक उपलब्धि है। तो 25 जनवरी 2023 को एक विज्ञप्ति जारी करके ये घोषणा की गई कि 56.84% अधिक से अधिक ग्रामीण परिवार के घर में नल का जल पहुंचा। हमारे लिए याद करने लायक क्या जिला याद इंपॉर्टेंट होगा, लिख लीजिए पॉइंट जो हम बता रहे हैं। जनवरी 2023 तक, 25 जनवरी 2023 तक, 25 जनवरी 2023 तक देश के 123 जिले में, देश के लगभग 123 जिले में 1.53 लाख से ज़्यादा, 1.53 लाख से ज़्यादा गांवों में हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जा चुका है। हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी कॉपी पेन लेके रखिए, नोट कीजिए, सबके लिए है, आप लोगों के लिए भी है, नोट करते जाइए। अभी रिसेंटली बड़ा चर्चा था चीता का। कहाँ से चीता लाया गया था? 12 चीता। कहाँ से? साउथ अफ्रीका अलग देश है, नामीबिया अलग देश है, तो गाय का सिंह भैंस में नहीं करने का, ठीक है। तो ये नामीबिया करेक्ट आंसर है। तो अफ्रीकी देश में भारत के वन में बसाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के हैप्पी बर्थडे पर, जन्म दिवस पर, नामीबिया की तरफ से उपहार आया है। 8 चीते आए नामीबिया से, ठीक है। टोटल 12 चीते हैं, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाया जाएगा। 8 चीता नामीबिया ने गिफ्ट किया, ये आपका है। और ये दक्षिण अफ्रीका वाला कॉन्सेप्ट अलग है, नामीबिया ने गिफ्ट में दिया था 8 चीता। नामीबिया से दोनों 2 देश है, दोनों अलग अलग देश है। तो 8 चीता आया, 17 सितंबर 2022 को आया था जो चीता, जिसका बड़ा हल्ला मचा था, हैप्पी बर्थडे पे आया था ना, तो सितंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 चीते 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नामीबिया से विमान द्वारा भारत लाए गए थे। और उनको कहाँ रखा गया? हाँ, मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में। अब उसके बाद ये फरवरी 2023 में, अभी मतलब जो था ये पहले और दोनों को देखना है,
फरवरी 2023 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाने के लिए भारत ने समझौता किया दक्षिण अफ्रीका से। ये इधर भी न्यूज में आया क्योंकि यहाँ वाले वहां से जो चीते लाए गए यहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ अच्छा, चलिए, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाने के लिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका से समझौता किया था। उसमें से 7 नर और 5 मादा चीते लाए गए थे। 15 फरवरी को उसको भारत लाया गया और उसको भी कहाँ रखा गया? कूनो में, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही बसाया गया उसको भी। तो कुल मिला के 12 चीता कहाँ से आया? दक्षिण अफ्रीका से। और 8 चीता कहाँ से आया? नामीबिया से। पहले नामीबिया से आया था सितंबर 22 में, और फरवरी 23 में आया साउथ अफ्रीका से। टोटल कितने चीते लाने का समझौता हुआ है साउथ अफ्रीका से? 120, यानी कुल 120 चीता साउथ अफ्रीका से लाने की योजना है भारत सरकार की। ऐसा क्या कारण है कि चीता विदेश से लाना पड़ रहा है? इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ला रहे हैं। मतलब एक तरीके से चीता का शिकार ज़्यादा हुआ है, वन्यजीव जो है चीता, तो इसलिए प्राकृतिक आवास में वो विलुप्त हो चुका है। भारत में चीता क्या हो चुका है? विलुप्त। कब विलुप्त हो चुका है? 1947 में ही आज़ाद भारत के मध्य प्रदेश के कोरिया जिले में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, अंतिम 3 चीता का शिकार कर लिया गया था। मतलब लास्ट 3 चीता जो बचा था 1947 में ही उनको मार दिया गया था मध्य प्रदेश के कोरिया जिले में, जो अभी कोरिया छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कोरिया, कोरबा, कोरबा बोलते हैं, कोरबा शायद नाम है, कोरबा। तो 1952 में इसके विलुप्ति की घोषणा की गई थी। भारत से चीते की विलुप्ति की घोषणा 1952 में की गई थी, ठीक है। और उसके बाद से भारत में चीता था नहीं। तो अब चीता को फिर से बसाने के लिए 2 स्थानों से चीता लाया जा रहा है, एक नामीबिया से और दूसरा साउथ अफ्रीका से। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है आपने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस कम है जब एग्जामिनी मजाक के मूड में हो, मजे लेने के मूड में हो, तो आपको चीता गिनवा देता है कि कितना चीता कहाँ से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीता की विलुप्ति की घोषणा कब हुई थी? 1952 में। घोषणा 52 में हुई थी, लेकिन विलुप्त पहले ही हो चुका था। कब? 47 में। यानी कि 47 से ही आज़ाद हो चुका था चीता भारत से। प्रतियोगिता दर्पण भी कुछ कुछ बकवास छाप देती है। जैसे एक छापी सिनेमाघर में और कोई भी मल्टीप्लेक्स में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने पर रोक। घर से टिफिन पैक करके आप अब सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते। यहाँ चूरा यहीं पे भूंज लेते हैं, भुंजा मक्का का, झंडा का। वहाँ पॉपकॉर्न खाने से अच्छा है कि झंडा भैया घर से भूंज के लेके जाएं और वहाँ एकदम मटर का दाना छील के खा के आनंद लें। इस पर बैन लगाया और प्रतियोगिता दर्पण ने इसको नेशनल करंट अफेयर्स में छापा है कि सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने पर रोक को सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया। कमाल है साहब, सुप्रीम कोर्ट लोग के पास भी लगता है केस वैस सब निपटा दिया पुराना सब। नया केस ले रहे हैं आजकल, झंडा भैया सिनेमा हॉल में नहीं ले जाओ। अब फरवरी 2023 में 3 राज्य में चुनाव हुआ नॉर्थ ईस्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फरवरी 2023 में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा 3 राज्यों में चुनाव हुआ। तीनों में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है, 60 सीट है। तीनों में 60 है। मेघालय और त्रिपुरा और नागालैंड तीनों में 60 सीटें हैं। तीनों में चुनाव हो भी चुका है ना। मार्च वाला जब हम पढ़ेंगे, यदि अप्रैल वाला जब पढ़ेंगे ना हम करंट, तो उसमें पूरा डिटेल में देगा कि इन तीनों चुनाव में कौन कौन जीता। यहाँ तो सिर्फ तारीखें दी है इस वाले में कि किस दिन, मतलब त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ,
मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान हुआ। तो इससे ज़्यादा बस तीनों राज्य का नाम याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है 2022 को 1901 के बाद का अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2022 को भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 1901 के बाद अब तक का 5वां सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया गया। 5वां सबसे अधिक वर्ष घोषित किया गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के चामोली जिले के जोशीमठ में, उत्तराखंड के चामोली जिले के जोशीमठ में भूधसाव की घटना बढ़ी। भूधसाव की स्थिति उत्पन्न हुई। अब इसका कारण भी वहीं लिख लेंगे। पर्यावरणविद इसका कारण बता रहे हैं। पर्यावरणविद के अनुसार इसका कारण, वहां मकानों में जो दरार पड़ रहा, मकानें जो धस रही है, इसका कारण क्या है? कुछ पर्यावरणविद का मानना है कि हिमालय का ये क्षेत्र जो है अपने विकास की शैशवावस्था में है, यानी अभी बच्चा है, थोड़ा डेवलप हो रहा है। तो हिमालय के डेवलप होने के कारण, वृद्धि होने के कारण ऐसी घटना हो रही है, हिमालय में हलचल हो रहा है। कुछ पर्यावरणविद का मानना है कि विकासात्मक कार्य ज़्यादा हुआ है और पर्यावरण को ताके पे रख के वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क, जैसे सुरंगें बनाई जा रही है आसपास, उन सुरंगों के कारण ये धसाव शुरू हुआ है। क्वेश्चन बना सकता है इस पर। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय का तीर्थस्थल सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। अब कहाँ है ये सम्मेद शिखर? हाँ, झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर। लिख लीजिए, झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है सम्मेद शिखर जी। सम्मेद शिखर जी, उसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। वो पवित्र धार्मिक स्थल है। जैन विरोध कर रहे हैं इसका, और झारखंड सरकार जैनों के विरोध के बावजूद तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। बहुत सारे जैन मुनि हमारे अनशन पर चले गए, निधन भी हो गया। जैन मुनि समर्थ सागर ने प्राण त्याग दिए। हाँ, जैन तीर्थस्थल को सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया था। अब उसका, उस पर जब आमरण अनशन हुआ तो फिर से उसको तीर्थस्थल घोषित कर दिया गया। तो न्यूज़ में रहा। 5 जनवरी से जो कोर्ट है उस पर बैन लगा दी, सरकार ने बैन लगाई, केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार ने उसको पर्यटन घोषित कर दिया, पर्यटन स्थल, ताकि राज्य सरकार का रेवेन्यू बढ़े। राज्य सरकार कमाने के लिए ऐसा की। उसके बाद जैनियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। एक जैन मुनि है, नाम है मुनि समर्थ सागर, वो सांगनेर इलाका में उनका निधन हो गया, जयपुर में प्राण त्याग दिया। 2-3 लोगों ने प्राण त्याग दिया उस आंदोलन में। तो जैनियों के आंदोलन के बाद इस स्थल को फिर से तीर्थ स्थल के रूप में रखा गया और पर्यटन को बैन कर दिया गया। यहाँ पे पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दिया गया। जानने वाली बात यह है कि 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो शिखर है सम्मेद शिखर जी, पारसनाथ की पहाड़ी पे, इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त की थी। ठीक है। इवन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी यहीं निर्वाण मिला था। तो पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल है, इसलिए जैन समुदाय के लिए यह अति पूजनीय पवित्रतम स्थान है। ठीक है। टोटल आसपास का 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पूजा करते हैं जैन धर्मावलंबी। और ये शिखर पर्यटन स्थल नहीं है जैनियों के लिए, ये शिखर जैनियों के लिए अति पवित्र स्थल है। तो जैनियों ने आंदोलन किया, जैन समुदाय ने।
एक और पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, रिवाइज कर लीजिए। अमेठी में AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू हो गया, मेक इन इंडिया। भारत अब तक खरीदती थी ये AK-47, AK-56 सब खरीदती थी पहले। अब तो भारत AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू किया अमेठी में, तो बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। इसके अलावा कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS बागीर, पहले बागीर लिखिए, INS बागीर लिखिए, INS बागीर, INS बागीर। तो 2 पॉइंट ये भी एक्स्ट्रा है। एक पॉइंट हो गया, राइफल का नाम हो गया AK-203 राइफल, मेक इन इंडिया उत्पादन अमेठी। और दूसरा जो है वो है INS बागीर। क्या है INS बागीर? पनडुब्बी है, कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है, इसको भी लॉन्च कर दिया गया। इसमें नौसेना में शामिल है, मझगांव डॉक पे, ये भी मझगांव डॉक पे है। एक और भी हम बात किए थे ना पिछली बार, कौन सा था वो? मारमुगाव, वो मारमुगाव युद्धपोत था, ये पनडुब्बी है, नाम है बागीर। बागीर को ये नेशनल था, INS कलवारी श्रेणी का। तो नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ संपन्न हुआ? इंदौर में। तो ये लिख लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ 17वां इंदौर में। इससे पहले जो हुआ था 16वां, वो बनारस में। 16वां जो हुआ था वो बनारस में हुआ था। हालांकि 16वां जो हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस बनारस में नहीं होता, वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ था ना, वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ था। और ये जो हुआ 17वां 2023 का, 22 में हुआ ही नहीं था, 21 में हुआ, फिर सीधे 23 में हुआ है। और 23 में इंदौर में हुआ, और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने इसकी अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि थे, वो भी लिख लीजिए। तो इंदौर में हुआ 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, और इसमें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। तो याद रखने लायक जगह है, पॉइंट भी है। 2003 से शुरू हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 2003 से शुरू हुआ था। पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि बने थे उसमें। इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, इसके बाद उसमें हम बाकी सेक्शन कवर अप करेंगे। इतने को डाइजेस्ट करते जाइए, और बाकी अभी आप जो अपना पढ़ रहे हैं उसको भी कैरी ऑन रखिए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। उसको भी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। इस वीक में सारे करंट जितना भी रिवीजन के वो हम कर देंगे। थैंक यू सो मच।